गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम नया लेसन नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। ये लेसन नंबर 8 है और ये 4 नंबर का है। देखो, कार्बन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कार्बन क्या होता है। कार्बन में परमाणु क्रमांक 6 होता है, उसकी संरचना या स्थिति बंद कोण 109 डिग्री होता है, मतलब तो इस तरह की हम पढ़ चुके हैं। लेकिन ये इससे टॉपिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उनके यौगिकों के बारे में हम नहीं पढ़े थे। तो जब कार्बनों के बारे में पढ़ चुके हैं और आईपीएसी नाम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो अब हम पढ़ेंगे सब जो चीजें हमने इस लेसन में नहीं पढ़ी थी, यानी जो पेंडिंग पड़ी थी वो आज से हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। और आईपीएसी नाम है ना, उसको मैं थोड़ा सा रिपीट करवा दूंगी इस लेसन में। ये लेसन जब तक चलता रहेगा हम आईपीएसी नाम थोड़े थोड़े रिपीट करवा देंगे, क्योंकि आईपीएसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 4 नंबर का है तो लगभग 2 नंबर की या 3 नंबर की तो आईपीएसी आ जाती है, बाकी बचा हुआ है 1-2 नंबर का पोर्शन इसमें से आता है। तो इसलिए आईपीएसी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको भी साथ साथ करवाएंगे। बाकी कार्बन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी जो पोर्शन इस लेसन 8 में हमने नहीं पढ़ा था वो पढ़ेंगे। देखो, कार्बन और उसके यौगिक। सबसे पहले जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था, किसके लिए दिया था? कार्बनिक यौगिक के लिए दिया था। किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था। यानी जैव शक्ति सिद्धांत बर्जीलियस ने दिया था। और इसने क्या कहा था कि जो भी कार्बन होता है, ये कार्बनिक यौगिक होता है, उसका निर्माण जीवों द्वारा होता है, यानी इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। ये एक बात की थी बर्जीलियस ने। यानी जो भी कार्बनिक यौगिक है, यानी कार्बन से बने यौगिक, कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है कार्बन से बने यौगिक, तो कार्बन से बने यौगिकों का निर्माण केवल जीवों द्वारा होता है। तो इसे कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। बर्जीलियस ने दिया था कि मतलब कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किससे होता है? जीवों से होता है। इसे प्रयोगशाला में, यानी हम खुद नहीं बना सकते, हम और आप नहीं बना सकते, यानी जो हम प्रैक्टिकल करके बनाते हैं, यानी कुछ और बना देते हैं नई चीजें, तो वो चीजें नहीं बना सकते। ये चीज सिद्धांत दिया था बर्जीलियस ने। लेकिन इसको खंडन किसने किया, यानी इसको माना किसने नहीं, या इसका खंडन किसने किया? वोल्लर ने। वोल्लर ने क्या किया? वोल्लर ने सबसे पहले ये बनाया, यानी यूरिया बना दिया। यूरिया का निर्माण वोल्लर ने सबसे पहले करके इसका सिद्धांत का खंडन कर दिया, क्योंकि इसने कहा था कि भाई हम प्रयोगशाला में कुछ नहीं बना सकते, और इसने यूरिया को प्रयोगशाला में बना दिया। तो यूरिया को प्रयोगशाला में बनाने के लिए इसने क्या किया? देखो, यूरिया में होता क्या है? NH2CO NH2, ये यूरिया का सूत्र होता है। NH2CO NH2 ये यूरिया का सूत्र है। अब इसमें NH2 है तो जरूर कोई NH2 से संबंधित कोई होगा, तो इसने अमोनियम सल्फेट लिया। अमोनियम सल्फेट क्या होता है? NH4 की 2 SO4, ये अमोनियम सल्फेट लिया। किससे अभिक्रिया करवाई? पोटेशियम साइनेट से, क्योंकि CO भी तो चाहिए, तो इसमें से निकाला पोटेशियम साइनेट से इसकी अभिक्रिया कराई। और हम जानते हैं जब कोई अभिक्रिया होती है तो प्लस अलग माइनस अलग। यह NH4 की है, अमोनिया प्लस का होता है, इसकी संयोजकता +1 होती है। सल्फेट माइनस का होता है, यहाँ पोटेशियम प्लस का और ये माइनस का होगा। अब देखो होता क्या है, प्लस के पास माइनस जाएगा, यानी NH4 के पास कौन जाएगा? CNO, तो NH4 CNO बन गया। और देखो पोटेशियम प्लस है, इसके पास कौन सा जाएगा? ये माइनस जाएगा, पोटेशियम सल्फेट बन गया। देखो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं है। अमोनियम सल्फेट की अभिक्रिया पोटेशियम साइनेट से करवाई, तो देखो क्या हुआ? अमोनिया तो साइनेट से जुड़ गया, तो अमोनियम साइनेट बन गया। और ये जो सल्फेट है पोटेशियम SO4, यानी पोटेशियम सल्फेट बन गया। तो इस तरह ये बन गया। लेकिन हमें अभी देखो वो नहीं बना है यूरिया, तो इसने अमोनियम साइनेट को लिया, इसको छोड़ दिया K2SO4 को, अमोनियम साइनेट लिया। तो अमोनियम साइनेट इसने लिया, अमोनियम साइनेट को इसने गर्म किया। गर्म करने से ये क्या? NH2 में टूट गया, यानी NH2 इधर और NH2 इधर, 2 में टूट गया, और CO यहाँ हो गया। देखो N 2 है, 1 और 2, H 4 है, तो 2 इधर इसके साथ जुड़ गए, 2 H इधर जुड़ गए, खुद ही अंतःक्रिया हो गई। देखो N यहाँ पे 4 थे, H के साथ 4 जुड़े हुए हैं, N यहाँ पे 2 हैं और H 4 है, तो 2H तो N के साथ जुड़ गए, 2H यहाँ आ गए और ऑक्सीजन C के पास चला गया। तो इस तरह तक इनके अंदर ही क्रिया हो गई गर्म करने से, और हमें यूरिया प्राप्त हो गया। तो ये था, वोल्लर ने बर्जीलियस के सिद्धांत को खंडन किया था। बर्जीलियस ने कौन सा सिद्धांत दिया था? जैव शक्ति सिद्धांत, जिससे कार्बनिक यौगिकों को किसमें नहीं बनाया जा सकता? प्रयोगशाला में। खंडन किसने किया? वोल्लर ने। क्या बना के? यूरिया। सबसे पहले कौन सा कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ? यूरिया का। अब कार्बन के आईयूपीएसी नाम हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूप। देखो ये हो गया होगा। अब हम कार्बन के अपर रूप पढ़ते हैं। तो कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं? देखो, कार्बन होता है। कार्बन हम जानते हैं परमाणु क्रमांक 6 होता है। ये मतलब इसका मतलब
4 संयोजकता होती है, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध भी बना सकता है। तो ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, ये मैं लिखवा भी चुकी हूँ, अच्छे से समझा भी चुकी हूँ। तो इसको आप एक बार रिपीट करके देख लेना। और अब देखो कार्बन के अपर रूप हम पढ़ेंगे। तो कार्बन के अपर का मतलब होता है दूसरा रूप, यानी कार्बन के अन्य रूप भी होते हैं, यानी कार्बन और भी कई चीजों में पाया जाता है। यानी जो भी काली चीज होती है ना वो कार्बन की होती है, ये माना जाता है। कार्बन के बारे में ये माना जाता है कि जो भी चीजें कार्बन की होंगी वो काली होंगी, काली चीजें कार्बन के रूप में देखी जाती हैं। अब देखो कार्बन के और भी रूपों में, यानी कार्बन जो अलग अलग रूपों में पाया जाता है वही क्या कहलाता है, कार्बन के अपर रूप। अब अपर रूप होते क्या है, भौतिक गुण भी अलग अलग होते हैं और रासायनिक आबंधन में भी भिन्नता पाई जाती है। जो बॉन्डिंग बनाते हैं, यानी जैसे एकल बॉन्ड, द्विबंध, त्रिबंध, इनमें भी भिन्नता पाई जाती है, अलग अलग तरीकों से जुड़ी होती है। भौतिक गुण भी अलग अलग मिले जाएंगे, ठीक है। अब ये होते क्या है कार्बन के अपर रूप, कार्बन के 2 प्रकार के अपर रूप पाए जाते हैं, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय मतलब क्रिस्टल के रूप में समान कण मिलेंगे, और अक्रिस्टलीय का मतलब जिसके समान कण नहीं मिलेंगे। अब जैसे मान लो क्रिस्टलीय अपर रूप में आप चीनी ले सकते हो कि चीनी के सभी कण समान होते हैं, और अक्रिस्टलीय में मिट्टी, क्योंकि मिट्टी का कण ही नहीं होता है, क्रिस्टलीय रूप में होता है, यानी हम आप एक कण नहीं उठा सकते। क्रिस्टलीय का मतलब हम किसी चीज का एक कण उठा सके, और अक्रिस्टलीय का मतलब हम किसी चीज का कोई कण उठा नहीं सके, बन ही नहीं सकता। इसका मतलब इसकी निश्चित व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय अपर रूप में देख रखा है कि इसकी निश्चित व्यवस्था होती है, निश्चित ज्यामिति, आकार भी निश्चित होता है, बंद कोण का मान भी निश्चित होता है, यानी इसमें सब कुछ निश्चित होता है, एक निश्चित सेटलमेंट के हिसाब से जुड़ा होता है, यानी निश्चित व्यवस्था होगी। ज्यामिति यानी जो इसकी आकृति होगी वो भी ठीक होगी, बंद कोण भी इसमें पाया जाएगा, यानी एक निश्चित बंद कोण होगा। अक्रिस्टलीय में टुकड़ों में ही नहीं पाया जाता, क्रिस्टल के रूप में ही नहीं पाया जाता, तो कुछ भी इसकी निश्चित व्यवस्था नहीं होती। 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जिसकी निश्चित व्यवस्था हो, एक जिसकी निश्चित व्यवस्था ना हो, यानी क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूप 2 प्रकार के कार्बन के अपर रूप पाया जाता है। तो क्रिस्टलीय किसे कहेंगे, जिसकी निश्चित व्यवस्था, निश्चित ज्यामिति, निश्चित बंद कोण। अक्रिस्टलीय में कुछ भी निश्चित नहीं। अब क्रिस्टलीय में कौन कौन सा आता है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, 3 प्रकार के अपर रूप, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से 2 नंबर के क्वेश्चन, देखो 2 नंबर के क्वेश्चन तो आईपीएससी नाम से आ जाते हैं, और 2 नंबर का क्वेश्चन हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन में से भी आ जाता है। अक्रिस्टलीय में बहुत कम चांसेस, क्योंकि अक्रिस्टलीय के बारे में कुछ है भी नहीं इस लेसन में, सिर्फ यही है अगर आएगा तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय रूप को बताइए या कार्बन के अपर रूप के बारे में समझिए, तो इसमें से नहीं आता। ये इंपॉर्टेंट है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, और एक आगे और टॉपिक आएगा वो भी इंपॉर्टेंट। तो इसमें ये तीनों इंपॉर्टेंट है, हीरा क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, फुलरीन क्या होता है। अब अक्रिस्टलीय अपर रूप में क्या होता है, अक्रिस्टलीय अपर रूप जिसे हम क्रिस्टल के रूप में, पहला तो वो क्रिस्टल के रूप में नहीं पाया जाएगा, यानी छोटे छोटे अणु के रूप में नहीं पाया जाता। अब इसमें कौन कौन आता है, कोल, कास्ट, चारकोल, कोक, जंतु चारकोल, काजल, गैस, कार्बन। तो ये नाम है, कोल यानी कोयला जो होता है, कास्ट, चारकोल, कोक, जंतु चारकोल, यानी ये जो चारकोल से होते हैं ना काले काला सा, काजल, गैस, कार्बन, ये सभी, चारकोल जिसको हम तारकोल भी बोलते हैं, वैसा कुछ है ये। तो ये है, तो ये सब जो चीजें हैं ये किस में आती हैं, अक्रिस्टलीय अपर रूप में। काजल से तो सब भली पाती, यानी जो भी काली चीजें होती है ना रसायन से बनी हुई, वो लगभग अक्रिस्टलीय अपर रूप में आती है। तो ये सारे हैं। अब देखो ये तो हो गया क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अपर रूप, और हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन के बारे में हम पढ़ेंगे कल। मैंने आपसे कहा था कि आईपीएससी नाम को थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। आज बिल्कुल सिंपल लेके आई हूँ कि एल्किन का नामकरण कैसे, एल्किन का नामकरण कैसे और एल्काइन का नाम कैसे। अब देखो कोई प्रतिस्थापी ना हो तो सीधा नाम लिखना पड़ता है। 2 कार्बन हो तो मैंने बताया था मेथ, एथ होता है, तो एथ लग गया, 2 कार्बन हो, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, एन लगता है, तो इसमें सिंगल ही बॉन्ड था तो एथेन हो गया, सिंपल नाम हो गया। अब देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो हमें नंबरिंग करनी पड़ती है, और नंबरिंग किस साइड से करते हैं, जिस साइड से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक मिले। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को किसी, इसमें तो किसी साइड से कर लो, इधर से करोगे तो डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, और इधर से कर रहे हो तो डबल बॉन्ड फर्स्ट, किसी साइड से आप नंबरिंग कर सकते हो। तो इस साइड से मैंने कर दी 1 और 2, नंबर 2 और 2 नंबर। सबसे पहले कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो 1 नंबर पे 1 एथीन भी लिख सकते हैं, या एथ 1 इन भी लिख सकते हैं। इसका दूसरा नाम हम लिख सकते हैं एथ 1 इन, यानी ये भी हम लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, मतलब कितने नंबर पे है, पहले तो कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो एथ, और सिंगल मतलब डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 1 नंबर पे, तो 1, और ये क्या होता है, एन है, इन है, डबल बॉन्ड के लिए इन आता है, तो एथ 1 इन इस तरह लिखा जाता है। कितने पे इन है भाई, 1 पे, तो वैसे एथ है कार्बन 2 है, तो और फिर 1 नंबर पे क्या है, इन है, यानी डबल बॉन्ड है। इसमें भी हम नंबरिंग करते हैं, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करेंगे किस साइड से, जिससे ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक मिले, 1 2 3। ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे है, 1 पे है, तो क्या लिखेंगे, 1 प्रोपाइन भी लिख सकते हैं, या प्रोप 1 आइन, यानी प्रोप तो 3 कार्बन हो गए, और 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है आइन। इसको देखना आईपीएससी नाम में पढ़ा चुकी हूँ,
ठीक है, तो इसको अच्छे से देखना। आईपीसी नाम को रिपीट करने के लिए मैंने लिख दिया क्योंकि ये 2 नंबर का पोर्शन आता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।